1908 में एक 10 साल का बच्चा अपने बड़े भाई और बाप के साथ एक कार रेस को देखने के लिए आता है। वो देखता है कि स्टेडियम में सब लोग उस कार रेस को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जब कार रेस शुरू हुई तो सब लोग अपने अपने फेवरेट रेसर्स के लिए चीयर कर रहे थे। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज रहा था। दुनिया की फास्टेस्ट गाड़ियों को दुनिया के अमेजिंग ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे थे। ये सब चीज़ें उस बच्चे को बहुत फैसिनेट करती हैं। जहाँ दूसरे सभी लोग उस रेस को एंटरटेनमेंट के तौर पर देख रहे थे, वहाँ वो बच्चा उस रेस को इंस्पिरेशन के तौर पर देख रहा था। वो बच्चा डिसाइड करता है कि वो भी एक दिन एक रेसिंग ड्राइवर बनेगा। ये बच्चा और कोई नहीं, ये थे एंजो फरारी। Vidi una fotografia, mi dissi perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile, e tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza। जिन्होंने आगे चलकर फरारी जैसी बड़ी कंपनी को बनाया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजो फरारी की जिंदगी के बारे में। Perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota। Formula 1 is the most exciting sport on the planet. F1 is all about pushing the limits of speed, science, and nerves. For the first time, we got green in Hyderabad. Formula 1 racing into Miami for the first The time. hottest ticket in town. उस रेस को देखने के ठीक 8 साल बाद एंजो फरारी और फरारी फैमिली के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एंजो फरारी का बड़ा भाई और उसका बाप मारे गए। फरारी फैमिली में अब सिर्फ एंजो फरारी और उनकी माँ ही बची थी। उनके बाप की एक छोटी सी कंपनी भी बंद हो गई थी। घर के हालात इतने बुरे हो गए कि उन्हें मजबूरन अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और घर को चलाने के लिए काम ढूंढने लग गए। उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने उसे पूरे दिल से किया। फिर 1 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में इटालियन आर्मी के लिए काम किया, लेकिन बदकिस्मती से वो बुरी तरह से बीमार पड़ गए और उन्हें 2 ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। जब वो अपनी इस बीमारी से रिकवर हुए तो उन्होंने अपने बचपन के ख्वाब को पूरा करने का सोचा। उन्होंने इटली की लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी फियाट में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वैकेंसी ना होने के कारण उन्हें वो जॉब नहीं मिलती। फिर वो टूरिन में एक छोटी सी कंपनी में टेस्ट ड्राइवर के तौर पर काम करने लग गए। कुछ वक्त तक वहां पर काम करने के बाद वो टूरिन से मिलन चले गए और वहां पर वो CMN यानी नेशनल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस में एज अ टेस्ट ड्राइवर काम करते हैं। जल्द ही वो अपनी मेहनत के बलबूते पर एक टेस्ट ड्राइवर से एक रेसिंग ड्राइवर बन जाते हैं। इस बीच एंजो फरारी ने कई रेसेस में पार्टिसिपेट किया और कई रेसेस को विन भी किया और कुछ रेसेस में उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन एंजो पूरी तरह से खुश थे क्योंकि एक रेसिंग ड्राइवर बनना उनका बचपन का सपना था। जो लाइफ वो चाहते थे वो उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन एंजो अभी यहाँ रुकने वाले नहीं थे। उन्हें अभी और भी ज्यादा चाहिए था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो किसी भी दूसरी टीम के लिए काम नहीं करेंगे, वो अपनी खुद की एक रेसिंग टीम बनाएंगे। एंजो फरारी को रेसिंग करते हुए कई साल हो चुके थे। इस बीच उनके कई वेल्थी लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हो चुके थे जो शौकिया तौर पर रेसिंग किया करते थे। उनकी वजह से एंजो को बैंक से लोन लेने में बहुत मदद मिली। लोन के पैसों से और खुद की कुछ सेविंग से फाइनली एंजो ने 1929 में अपनी खुद की एक रेसिंग टीम को फॉर्म कर लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा स्कूडेरिया फरारी। एंजो फरारी ने अपनी खुद की टीम को तो बिल्ड कर लिया था, लेकिन रेसिंग के लिए जो गाड़ियां थी वो अभी भी उन्हें अल्फा रोमियो की यूज करनी पड़ती थी। एंजो फरारी अल्फा रोमियो के, जो कि इटली की एक जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उनकी रेसिंग टीम जिसका नाम अल्फा कोर्स था उसके हेड थे, जिसकी वजह से एंजो फरारी अपनी रेसिंग टीम में अल्फा रोमियो की गाड़ियों को यूज किया करते थे। अगर कोई रेस एंजो फरारी की टीम विन करती थी तो तारीफ अल्फा रोमियो की गाड़ियों की हुआ करती थी, और अगर एंजो फरारी की टीम रेस हार जाती तो सारा कसूर उन पर और उनकी टीम पर डाल दिया जाता। एंजो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि रेस में उनके ड्राइवर्स उनकी खुद की बनाई गई गाड़ियों को ड्राइव करें, इसलिए वो अपनी खुद की गाड़ी को बनाने के लिए
खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंडक्ट करने में लग गए। उन्होंने अपनी टीम में कई नोटेबल फिगर्स को एज अ चीफ डिजाइनर और एज अ ड्राइवर्स काम पर रखा। इसके बाद एंजो फरारी की टीम स्कूडेरिया फरारी ने अल्फा रोमियो 158 को बिल्ड किया, जिसने इंटरनेशनल रेसिंग में पूरी तरह से डोमिनेट किया। ये कार एंजो फरारी और उनकी टीम की काबिलियत का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन अल्फा रोमियो ने एंजो फरारी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अल्फा रोमियो ने स्कूडेरिया फरारी के शेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता से खरीदना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा आया कि अल्फा रोमियो ने स्कूडेरिया फरारी के 80% शेयर्स को परचेज कर लिया। इसके बाद अल्फा रोमियो ने एंजो फरारी को उनकी अपनी ही टीम से बाहर निकाल दिया। एंजो फरारी को अल्फा रोमियो पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अल्फा रोमियो से किसी भी तरह से इस चीज का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने ये ठान लिया था कि एक दिन वो रेस में अल्फा रोमियो को उनकी अपनी बनाई गई कार से हराएंगे। इसके बाद एंजो ने अपनी खुद की ऑटोमोटिव कंपनी को स्टार्ट किया, लेकिन एंजो फरारी ने अल्फा रोमियो के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी वजह से वो अगले 4 सालों तक अपनी कंपनी में फरारी नेम को यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ऑटो एवियो कस्ट्रोजियोनी रखा। एंजो फरारी अपनी इस नई कंपनी में अपनी पहली गाड़ी को बनाने में लग गए। जल्द ही उनकी कंपनी ने अपनी पहली कार को बना लिया था, ऑटो एवियो कस्ट्रोजियोनी 815। लेकिन बदकिस्मती से ये कार रेस में बुरी तरह से फेल हो गई। एंजो भी अपने इस फेलियर से परेशान थे कि उन पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी। I am speaking to you in the cabinet room of 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. इटली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर चुकी थी। इटली के लोग इस जंग से बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से लोगों ने रेस को देखना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। एंजो को अपना ये बिजनेस शुरू होते ही बंद होता नजर आ रहा था। लेकिन अनलाइक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंजो के लिए लकी साबित हुआ। एंजो ने इस वार के समय में मिलिट्री हार्डवेयर्स को बनाने का सोचा और उन्हें मिलिट्री हार्डवेयर्स बनाने के लिए कई हाई पेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले। इन कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सुधरने लगी। लेकिन एंजो की जिंदगी में मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही थी। इस वार में एंजो की फैक्ट्री में 2 बार बॉम्ब गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें मिलिट्री हार्डवेयर्स को बनाने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। लेकिन एंजो ने हार नहीं मानी और उन्होंने बहुत ही कम वक्त में फिर से अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया। इस बीच हालांकि एंजो नई गाड़ियां नहीं बना पा रहे थे, लेकिन वो फिर भी एक नई गाड़ी को डिजाइन करने में लगे रहे। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को खास तौर पर V12 इंजन्स के लिए डिजाइन बनाने का कहा। इसके पीछे का रीजन था कि V12 डिजाइन को स्पोर्ट्स कार्स और फॉर्मूला 1 रेसिंग दोनों में यूज किया जा सकता था, और साथ ही साथ V12 डिजाइन एंजो फरारी को पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद था। उन गाड़ियों का साउंड एंजो को बहुत अट्रैक्ट करता था। इस बीच एंजो फरारी और अल्फा रोमियो के बीच हुआ एग्रीमेंट का टाइम भी खत्म हो चुका था। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर फरारी रख दिया। अब एंजो अपनी पहली फरारी को लॉन्च करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली 1947 में वो वक्त आ गया जब फरारी ने लॉन्च किया फरारी 125S को। यह फरारी की पहली गाड़ी थी जिसमें उसने V12 इंजन का यूज किया था। फरारी 125S कार फरारी के बेहतरीन डिजाइन और बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इतनी सक्सेसफुल हुई कि उस कार ने जिन 10 रेसेस में एंट्री की थी उनमें से 6 को उसने विन किया और एक में सेकंड आई। 125S कार फरारी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस कार की बदौलत फरारी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई। इसके बाद फरारी ने काफी दूसरी स्पोर्ट्स कार्स को भी अलग अलग डिजाइन में प्रोड्यूस किया,
साथ ही साथ फरारी डिफरेंट रेसेस में भी पार्टिसिपेट करती रही। 1952 में फरारी ने पहली बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को विन किया। फरारी अपनी कार्स को बेचकर जो कुछ भी कमा रही थी वो सब कुछ वो अपने रेसिंग प्रोग्राम्स में लगा रही थी। 1947 से 1957 तक इन 10 सालों में फरारी 3 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 3 वर्ल्ड स्पोर्ट्स कार चैंपियनशिप्स, 7 माइल मिगलिया रेसेस और 2 24 आवर्स ऑफ ले मांस रेसेस विन कर चुकी थी। 1960s तक आते आते फरारी लोगों के बीच एक हाई परफॉर्मेंस कार मैन्युफैक्चरर कंपनी के तौर पर फेमस हो चुकी थी। लेकिन एंजो की जिंदगी में अभी एक और डाउनफॉल आना बाकी था। एंजो के कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और हाई पेइंग एम्प्लॉयज के साथ रिलेशंस बिगड़ना शुरू हो गए थे। वो सब चाहते थे कि फरारी को हाई वॉल्यूम के साथ प्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए, जबकि एंजो चाहते थे कि हमें फरारी की एक्सक्लूसिविटी और उसकी हाई परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि हम क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस कर पाएं। एंजो का फोकस फरारी की सेल्स को बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि उनका ज्यादातर फोकस रेसिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना और उन्हें विन करने पर था। कंपनी जो भी सेल्स कर रही थी वो सब वो उन रेसिंग प्रोग्राम्स में खर्च कर रही थी। कंपनी में जो भी एंजो के इस विजन में उनके खिलाफ था उन्होंने उसे फायर कर दिया और अपनी बीवी को कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में बड़ी पावर दे दी। एंजो के इस डिसीजन से कंपनी ने कई टैलेंटेड लोगों को खो दिया था और उनका टैलेंट दूसरी कंपनीज यूज करने लगी। लेट 1960s में फरारी गाड़ियों को बनाने और उन्हें सेल करने में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। कंपनी को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो वॉल्यूम के साथ गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर पाए ताकि फरारी अच्छे से रेसिंग प्रोग्राम्स पर फोकस कर सके। दूसरी तरफ फोर्ड मोटर कंपनी अपनी गिरती हुई सेल्स की वजह से बहुत परेशान थी। उन्हें किसी तरह से यूरोप में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना था। इस बीच फोर्ड कंपनी ने सोचा कि उन्हें भी फरारी की तरह ही रेसिस में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो भी फरारी की तरह ही लोगों के बीच पॉपुलर हो सके। लेकिन एक नई रेसिंग टीम को शुरुआत से बनाने में फोर्ड कंपनी को बहुत वक्त लग सकता था, इसलिए उन्होंने फरारी कंपनी को खरीदने का सोचा जो अभी काफी स्ट्रगल कर रही थी। फोर्ड कंपनी ने इस मौके से फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने फरारी को ऑफर दी कि वो फरारी के 90% शेयर्स को बाय करना चाहते हैं, लेकिन एंजो फरारी ने फोर्ड कंपनी की बुरी तरह से बेइज्जती करके उनकी ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इस बेइज्जती से फोर्ड कंपनी के सीईओ हेनरी फोर्ड सेकंड को काफी बुरा लगा। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो फरारी को रेस में हराकर अपनी इस बेइज्जती का बदला लेंगे। उन्होंने एक नई इंजीनियरिंग टीम को फॉर्म किया जिसका मिशन था कि वो एक ऐसी स्पोर्ट्स कार को बना सके जो रेस में फरारी को बुरी तरह से हरा सके। जल्द ही फोर्ड की टीम ने एक नई स्पोर्ट्स कार को बना लिया था जिसका नाम था फोर्ड GT40। लेकिन रेस वाले दिन फरारी को हराना तो दूर की बात थी, ये कार रेस को फिनिश भी नहीं कर सकी। लेकिन फोर्ड की पार्टनर टीम शेल्बी अमेरिकन ने रेस में फरारी को कड़ी टक्कर दी थी, जिससे एंजो फरारी को ये तो पता चल गया था कि अगली रेस में फोर्ड की गाड़ियां फरारी को हरा सकती हैं, और हुआ भी ऐसे ही। 1966 की 24 हॉर्स ऑफ ले मांस रेस में फोर्ड की गाड़ियों ने फरारी को बुरी तरह से हरा दिया। फोर्ड की 3 गाड़ियों ने एक साथ रेस को फिनिश किया, जिसकी वजह से मीडिया में फोर्ड की गाड़ियों की अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट भी हो गई। इस रेस में फरारी को हराकर फोर्ड ने फरारी के गुरूर को तोड़ कर रख दिया था। फोर्ड के एग्रीमेंट को रिजेक्ट करने के बाद फरारी ने फिएट ऑटोमोबाइल्स के साथ पार्टनरशिप की। फिएट को फरारी के 50% शेयर्स दे दिए गए। फिएट और फरारी दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में बांट लिया। फिएट को फरारी के रोड कार डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की पावर दी गई और एंजो के पास फरारी के रेसिंग ऑपरेशंस का पूरा कंट्रोल था। इस पार्टनरशिप से फरारी को फिएट से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली और साथ ही साथ फरारी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कई गुना बढ़ गई। एंजो भी इस पार्टनरशिप से बहुत खुश थे क्योंकि वो अब बिना किसी परेशानी के अपने रेसिंग प्रोग्राम्स पर फोकस कर सकते थे। शुरुआत में तो फिएट का इन्फ्लुएंस फरारी के रेसिंग डेवलपमेंट में बहुत कम था, लेकिन बाद में फिएट का इन्फ्लुएंस फरारी के रेसिंग डिपार्टमेंट पर ज्यादा होने लगा। इस वजह से एंजो और फिएट के इंजीनियर्स के बीच अक्सर बहस हो जाया करती थी। फरारी अपनी गाड़ियों को बेचकर जो भी सेल्स करता उसमें से ज्यादातर रेवेन्यू को वो अपनी रेसिंग प्रोग्राम्स पर खर्च कर दिया करता था। इस कारण से फिएट ने अपना इन्फ्लुएंस फरारी के रेसिंग डिवीजन पर बढ़ाना शुरू कर दिया था और एक वक्त ऐसा आया कि फरारी फार्मूला 1 के अलावा और किसी भी रेसिंग प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेता था। इसके बाद एंजो फरारी की अगली गाड़ी
F40 को बनाने में लग गए, लेकिन उसे लॉन्च करने से पहले ही एंजो फरारी की 1998 में 90 साल की उम्र में डेथ हो गई। एंजो के जाने के बाद मोंटेजेमेलो को फरारी का नया चेयरमैन बना दिया गया। मोंटेजेमेलो की चेयरमैनशिप में फरारी की प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना तक बढ़ गई। उन्होंने फरारी की गाड़ियों की रेंज को और ज्यादा बढ़ाया और गाड़ियों के टोटल प्रोडक्शन नंबर को लिमिट किया, जिससे फरारी की ब्रांड वैल्यू लोगों के बीच बहुत बढ़ गई। फरारी आज ना सिर्फ एक कार कंपनी है, बल्कि फरारी एक लग्जरी फैशन गुड्स कंपनी भी है। फरारी का आज ज्यादातर रेवेन्यू हाई एंड लग्जरी फैशन गुड्स को सेल करके आता है। इस वीडियो पर हमारा 100 लाइक्स का एम है, इसे पूरा करवाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली